ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू रिप्रेजेंट अ स्टेट ए वी मस्ट नो द एम्पलीट्यूड्स आई ए बिटवीन ए एंड ऑल द बेसिस स्टेट्स आई ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। ये हमने पहले भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। दिस स्टेटमेंट हैज अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन. By repeated measurements on a similarly prepared states A, we can determine the probability Pi. तो पहले यहाँ पे we can determine the probability Pi that A is found in the basis state I is given by. इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि हमें अगर इनिशियली कोई स्टेट गिवन है A, सिस्टम हमारा A में है और फाइनली उसे किस में पहुंचना है, स्टेट आई में पहुंचना है। तो फाइनल हमेशा हम ब्रा से बताते हैं, इनिशियल हमेशा हम कैट से बताते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ये फाइनल स्टेट आती है और ये इनिशियल स्टेट आती है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। सो मोड ऑफ फाई का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यह हमें मिलेगा आई एंड ए और इसका स्क्वायर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ith स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इस p के नीचे लग जाएगा i। सो यहाँ पर 2.15 इक्वेशन समझ में आ रही होगी आपकी कि द प्रोबेबिलिटी pi दैट a इज फाउंड इन द बेसिस स्टेट i, यानी कि जो a है वो किस स्टेट में पाया जाए, i में पाया जाए, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2.15। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो वी विल नाउ एस्टेब्लिश सम ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ओबे करता है और वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो A है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द बेसिस स्टेट्स एज इन इक्वेशन 2.11b। ए जो है वो आपका 2.11b प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था। सो प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ए को हमने इस तरह से लिखा था, हमारा फाइनल रिजल्ट यही था। नाउ टू ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड बिटवीन स्टेट ए एंड सम आर्बिट्रेरी स्टेट बी, हम क्या करेंगे, टू ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है कोई फाइनल स्टेट और कोई इनिशियल स्टेट। अब ये कह रहा है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालना है, कोई आर्बिट्रेरी फाइनल स्टेट मान लीजिए बी है और इनिशियल स्टेट ए है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बी ए, ठीक है। सो बी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड बिटवीन स्टेट ए एंड स्टेट बी। ए और बी के बीच का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। कुछ नहीं करना है, ए की जगह वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से सीधा पुट कर दो। तो यहाँ पे देखना, मैंने बी को एज इट इज रखा है, ठीक है, बी एज इट इज है, और बाकी ये वाली वैल्यू पुट कर दो क्योंकि ए इसी तरह से है। सो अपन को क्या करना है, सिंपली यहाँ ऊपर से वैल्यू पुट करनी है। ये लो, ये वैल्यू पुट कर दी, ये पूरी वैल्यू जो है वो ए की जगह पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो अपन को ये वाली वैल्यू मिल गई। अब अपन को यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि एक प्रोडक्ट तो ये मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है दिस, यहाँ पर कुछ भी आए एक्स और यहाँ पर कुछ भी आए ये दोनों मिलके एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही दो प्रोडक्ट साथ में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये कांस्टेंट है हमारे पास में। अब इससे एक और रिजल्ट पता चल रहा है, दिस we will refer to the above result as the completeness or closure relation. एग्जाम में आपके पास आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन कि for quantum mechanical state write down the completeness or closure relation। तो आपको लिखना है ये वाला जो हमने अभी अभी पढ़ा है। आप क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड बिटवीन, पहले आप 2.11b इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि टू ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड बिटवीन द स्टेट ए एंड सम आर्बिट्रेरी स्टेट बी वी राइट दिस इक्वेशन 2.16। और ये जो आपके पास है रिलेशन, ये क्या होता है, कंप्लीटनेस या फिर क्लोजर रिलेशन होता है। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, तो इन फिजिकल टर्म्स, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, इसका मतलब ये है दैट द एम्पलीट्यूड फॉर गोइंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट बी, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, बी और ए था। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में गया है। तो द एम्पलीट्यूड फॉर गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट बी इज गिवन बाय
इज गिवन बाय द सम ऑफ, क्योंकि समेशन लगा हुआ था तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से दो प्रोडक्ट थे, ये इसका और ये इसका दो प्रोडक्ट हुआ था। ये किसका प्रोडक्ट था, बी और आई का, ये किसका था, आई और ए का। तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट किस किसका हो रहा है, इनिशियल स्टेट ए से आई में गया, और यहाँ पे सेकंड वाले में आई इनिशियल है, आई से बी में गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बी और आई है और आपके पास में है आई और ए, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमेशा जो कैट में होता है वो इनिशियल स्टेट होती है। इसका मतलब सिस्टम हमारा ए से आई में गया और फिर आई से बी में गया, और हमें जो रिजल्ट मिल गया वो हमें मिल गया बी ए। तो ए से बी में सिस्टम जो जाता है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड्स, क्योंकि दोनों क्या है, एम्पलीट्यूड्स है। किस किस चीज के एम्पलीट्यूड्स है, फॉर गोइंग फ्रॉम ए टू इंटरमीडिएट स्टेट आई, ये ए से आई में गया, एंड देन फ्रॉम आई टू द फाइनल स्टेट बी, फिर आई से बी में गया, इसलिए इसको कंप्लीटनेस रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा इनिशियली ए में था और उसे फाइनल बी में जाना था, तो इसका प्रोडक्ट जो है उसे हम राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखा हुआ है कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स, जिसमें से एक बताएगा ए से आई में जाने वाला और दूसरा आई से बी में जाने वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, समेशन करेंगे, तो हमें ए से बी तक जाने वाला एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ये कंडीशन कहलाती है हमारी कंप्लीटनेस या क्लोजर कंडीशन। ठीक है, द समेशन मस्ट बी ओवर द कंप्लीट सेट आई ऑफ द वन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है, normalization condition on the amplitude is obtained by demanding that the sum of probabilities of finding the state A in any one of the basis state I is equal to unity। हमें पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था PI की वैल्यू हमने निकाली थी mod of I A और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी थी। अगर आप आई में होने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, वो पी आई है, इस तरह से आपने P1 भी निकाल लिया, P2 भी निकाल लिया, P3 भी निकाल लिया, P4 भी निकाल लिया। सपोज P1 की वैल्यू आई 0.1, P2 की वैल्यू आई 0.2, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहती है कि अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन कर दिया जाए सारी स्टेट्स के लिए, तो वो समेशन हमेशा किसके इक्वल होगा, यूनिटी के इक्वल होगा। सो लेट मी रीड द statement, the normalization condition on the amplitudes is obtained by demanding that the sum of the probabilities pi, which means summation pi, of finding the state A state को find कर रहे हैं किसमें, I में, on the basis state I is equal to 1। तो इक्वेशन 2.17 आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सिमिलरली तीसरी प्रॉपर्टी देख लो, the probability of finding a state A in the state A should obviously equal to unity। why? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट और इसका स्क्वायर। अब अगर इनिशियल भी ए है, फाइनल भी ए कर दो, तो यहाँ पर ए कर दो। हमें पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ए और ए का प्रोडक्ट हमेशा कितना मिलता है, 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1 हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप देख लो, वी चूज द फेज बाय डिफाइनिंग द एम्पलीट्यूड। यहाँ तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही थी, अब हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। सिर्फ एम्पलीट्यूड को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है हमारा फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। अगर हमारे पास इनिशियल भी ए है और फाइनल भी ए है, तो भी हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यहाँ तो इसका स्क्वायर मिला है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो अगर सेम स्टेट में ही रहता है सिस्टम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी 1 होता है। नाउ इक्वेशन 2.17 एंड 2.18 का A एंड B कैन बी कंबाइंड if we express the amplitude AA in terms of the closure relation of 2.16। देखो हमें पता है कि यहाँ पे क्लोजर रिलेशन हमने पढ़ा था। क्लोजर रिलेशन हमारे पास क्लोजर रिलेशन क्या था, ये था कि सपोज किसी सिस्टम को A से B में जाना है, तो वो था कि समेशन की वो सबसे पहले हमारे पास ये रिजल्ट मिला था, ये कंप्लीटनेस रिलेशन थी। मतलब सिस्टम ए से पहले बीच में जाए आई स्टेट में और फिर आई से जाए बी में, तो ये बिल्कुल उसी के इक्वल होगा ए से बी में जाना। तो अगर हमारे पास ए से ए में जाना है
तो यूजिंग द कंप्लीटनेस रिलेशन हम बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट डाल सकते हैं, ए और आई, और यहां से हो जाएगा आई और ए, यानी पहले वो ए से आई में गया, फिर आई से वापस ए में आ गया, तो इधर आई और ए हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बी की जगह आपको क्या रखना है, ए रखना है। बी की जगह ए रखते ही ये जो कंप्लीटनेस रिलेशन है इससे हमें ये मिल जाएगा। अब ये वाला जो नीचे लिखा है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो ये रिलेशन हमें यहाँ पे मिला है, और हम जानते हैं कि ए की वैल्यू 1 होती है, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो भी आपका 1 के इक्वल होगा। अब ये जो ऊपर रिजल्ट मिला है अगर हम इसे कंपेयर करें 2.17 से, तो हमें पता चलता है कि ए आई का जो प्रोडक्ट है वो आई ए के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए 2.17 देखना पड़ेगा। 2.17 में तो हमें मिला था इसका स्क्वायर जो कि 1 मिला था, और हमें कंपेयर किसको करना है, कंपेयर हमको करना है इस वाले रिलेशन को। तो यहाँ दोनों को मैं साथ में लिख देती हूँ क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है। सो एक तो मेरा था 2.17, उसमें प्रोबेबिलिटी थी, उसमें हमारे पास था समेशन एंड 2.17 क्या था मैं भूल गई, यस समेशन आई और ए का प्रोडक्ट है ना, मोड ऑफ आई ए एंड इसका स्क्वायर ये 1, ये तो था 2.17 इक्वेशन। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर हमें करना है, ओके कंपेयर हमें करना है, हमें अभी भी 1 मिल रहा है, कंपेयर हमें किससे करना है यार, शिट, हाँ ये 1 है, यहाँ पे 1 है, और ये किसके इक्वल है, कंप्लीटनेस रिलेशन। तो इस बार हम राइट हैंड साइड में 1 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है हमें समेशन, फाइनल है ए, इंटरमीडिएट आई, फिर इंटरमीडिएट आई और इनिशियल ए, ये भी 1 के इक्वल मिल रहा है। इन दोनों रिलेशन को अगर अपन कंपेयर करें, तो इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मोड का स्क्वायर ओपन करते हैं, तो जैसे साई का मोड का स्क्वायर अपन ओपन करते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, साई स्टार साई, करेक्ट। सो यहाँ पे जो इक्वेशन 2.17 है, इस 2.17 को वापस लिखते हैं, इसमें हमारे पास में ये क्या मिलेगा, आई और ए, और अगर इसका कॉन्जुगेट बनाना है, तो मैंने पहले भी कहा था कॉन्जुगेट में हमेशा ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में क्या होता है, जब भी आप कैट लिखा हुआ होगा, तो अगर उसके ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगा दिया, तो कैट ब्रा में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रा कैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आई ए है और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब आप आई ए लिखोगे तो इसका प्रोडक्ट जब लोगे तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई किस में है, आई हमारा है ब्रा में, तो अब आई को हमें कैट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए आई, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो स्विच हो जाती है, जैसे साई स्टार और साई है, सो ये अगर कैट में लिखा है तो ये किस में आ जाता है, ब्रा में आ जाता है। तो मोड के स्क्वायर के अंदर एक ब्रा में आएगा और एक हमेशा कैट में आएगा। सो अगर एक प्रोडक्ट में आपके पास आई कैट में है और ए ब्रा में है, तो दूसरे प्रोडक्ट में आई ब्रा में होगा और ए कैट में आएगा, तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल मिल रही है, 1। अब दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का पार्ट देखो, इक्वेशन 1 और 2 का पार्ट देखो, तो आपके पास में यहाँ पे ए आई है और यहाँ पे ए आई है, सो ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा आपके पास में, करेक्ट। तो यहाँ से हमें इस चीज से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे पास में दोनों जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, आई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो उसके इक्वल होगा यहाँ पे। ओके मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही लिखना चाहिए, इससे बेटर तो मैं चलो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिख देती हूँ, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली उसको। तो यहाँ पे देखो पी आई को 2.17 को वापस लिख रही हूँ ना, तो समेशन यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब आई और ए और आई और ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यही बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके देख लो, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास में इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास में ये आई और ए है, उससे तो ये आई और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आई ए से आई ए इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये क्या लिखा हुआ है कि ए और आई जो है वो आई और ए के कॉन्जुगेट के इक्वल होंगे, और यही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ लिखी हुई है, देखो 2.19 देख लो, ठीक है। 2.19 प्रॉपर्टी क्लियर है हमारे पास में।
2.19 is a general statement on the behavior of amplitude under time reversal. ये भी छोड़ दो, काम में नहीं आएगा. The amplitude for going from any state A to any state B is the complex conjugate of going from the state B to the state A. ये बात बिल्कुल नेचुरल सी है. कैसे? देखो क्या क्या कहना चाह रहा है. मैं जैसा लैंग्वेज में लिखा है वैसा ही लिखते हैं अपन मैथ्स में. द एम्पलीट्यूड फॉर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, पहले ए टू बी से लिख लेते हैं. इसका मतलब इनिशियल ए होना चाहिए, फाइनल बी होना चाहिए. तो वो एम्पलीट्यूड कैसा दिखेगा? वो हमारे पास में इस तरह से दिखेगा. ठीक है, तो ये ए से बी में गया है ना. फ्रॉम ए टू बी लिख लिया. इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ गोइंग फ्रॉम बी टू ए. अब बी टू ए में जाएगा तो ये लिखना पड़ेगा और इसका स्टार लगा देंगे. लाइन कहना चाह रही है कि दोनों इक्वल आएंगे. यस, इस रिलेशन से आप आई की जगह बी लिख लो. जैसे ही आप आई की जगह बी लिखोगे आपको यही मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है. बिल्कुल, देखो यहां से क्या मिल जाएगा, ए और बी इज इक्वल्स टू बी और ए और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना. या फिर उल्टा लिख दो, बी और ए जो है स्विच कर देंगे तो ए और बी का आ जाएगा. तो यहाँ कहना चाह रहा है कि ए से बी में जाने का जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होगा बी से ए में जाने के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के कॉन्जुगेट के. और यही यहाँ पे लिखा हुआ है. It also follows that the expansion of a bra equivalent to equation 2.11b is given by this expression. कि b जो है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, समेशन b i i and i. अब ये कह रहा है कि 2.11 it follows that the expansion of a bra equivalent to 2.11b. ठीक है भाई, 2.11b निकाल लेते हैं. 2.11b, ये रहा 2.11b. ओके, 2.11b में हमें ये मिला है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा, मेरे को याद ही रहेगा. 2.11b में हमें a मिला हुआ है इस तरह से. a इज इक्वल्स टू, कंफ्यूजन बड़ा होता है यार, समेशन देन i देन a. ये है 2.11b. और अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इसी के इक्विवेलेंट ब्रा बनाना है. इसी के इक्विवेलेंट हमें ये b बनाना है. तो b को लिख लेते हैं एक बार, b, और वो आ रहा है समेशन, इसमें b और i का प्रोडक्ट आ जाएगा. पहले बता देंगे अभी कैसे आया आपको ना. और फिर i आ रहा है और इसको बाद में, चलो उसको बाद में, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है. सो यहाँ पे देखो ये बहुत क्लियर है. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने ये a का एक्सपांशन लिखा था 2.11b में, ये कैट का एक्सपांशन था. तो सबसे पहले मैं जो a का लिखा हुआ है वैसा ही कैट का एक्सपांशन मैं b का बना लेती हूँ. ठीक है, तो सिर्फ a की जगह b रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा. मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे i की जगह एज इट इज i है. देखो सिर्फ इस a की जगह मैंने यहाँ b रखा है. सो नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, जिसमें जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है वो कैट में एक्सपांशन है और वो हमें पता है. हमें ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने कैट में एक्सपांशन लिखा वैसा ही अगर आपको ब्रा का एक्सपांशन लिखना होता तो आप कैसे लिखते. तो कैट में यहाँ पे कैट था तो कैट से कैट में आया, करेक्ट. बी अगर कैट में था तो आरएचएस में भी बी किस में है, कैट में है. अब अगर हमें यही सिमिलर एक्सप्रेशन रखना है तो अगर हमारा बी ब्रा में है, इधर बी क्या है हमारा, ब्रा में है, तो इधर भी हमारा बी क्या आना चाहिए, ब्रा में आना चाहिए. और ब्रा पहले आता है, अगर कैट लास्ट में आ रहा है तो बी ब्रा क्या आएगा, पहले में आएगा. और बाकी हमें कुछ नहीं करना है. आई वाली जो कंडीशन है वो एज इट इज है. बस फर्क सिर्फ इतना है कि कैट में वो पहले आ जाती है तो ब्रा में वो बाद में आएगी. ठीक है, कैट में पहले आ जाएगी, उसके पहले आ जाएगी, हमारे कैट के पहले आ जाएगी, तो ब्रा के क्या आ जाएगी, बाद में आ जाएगी. सो बस यही चीज करनी है. तो सिमिलर सिचुएशन रखते हुए हमने ब्रा और कैट का दोनों का बना लिया है. और यहाँ से यहाँ तक जाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था कि बी और आई, अपने आई और बी को स्विच कर दिया जाए और ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दिया जाए तो ये इक्वल होते हैं. मतलब बी और आई जो है वो
लिखा नहीं जा रहा यार, हमने पहले ही देखा था कि B और I जो है वो I मतलब इनकी पोजीशन स्विच कर दो और ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये यूज किया अपन ने यहाँ से यहाँ पे, बाकी हमारे एज इट इज है। सो ये हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब हमारे पास में 2.16, 2.17, 2.19 play the role of defining equations for quantum mechanical amplitudes एंड दैट्स इट। ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।